मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे डिटर्मिनेंट की। और डिटर्मिनेंट में देखिएगा, हिंदी में बोला जाता है इसे शारीरिक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट और हिंदी में इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, शारीरिक बोला जाता है। ये शारीरिक, ये बोला जाता है। चलिए देखिए क्या होता है शारीरिक, इस पर हम लोग बात करते हैं। क्या होता है शारीरिक, इस पर हम लोग बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि जो इसकी स्टडी की गई थी वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्यूशन करने के लिए की गई थी। और इससे पहले मैट्रिक्स का डेवलपमेंट हुआ है। और मैट्रिक्स के बाद में जब स्क्वायर मैट्रिक्स आई तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो मोड लिया गया है ना, या उसका मैग्नीट्यूड लिया गया, वो आपका क्या था, डिटर्मिनेंट था। तब ये डिटर्मिनेंट आगे बढ़ा है आपका, है ना। उसके बाद फिर मैट्रिक्स पर वर्क चल रहा था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है ये मैट्रिक्स में ही एक पार्ट होता है। लेकिन मैट्रिक्स से पहले हमें डिटर्मिनेंट की जानकारी ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमने बताया आपको कि यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, है ना। इनके सॉल्यूशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी। ये सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में यूज किया गया था। साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब होता है युगपत समीकरण। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, युगपत समीकरण हो गया। इनके हल के लिए इसे यूज किया गया था। और ये डेवलप्ड हुआ था 1893 में। ये कब डेवलप्ड हुआ था, जो ये डेवलप्ड हुआ था ये 1893 में डेवलप हुआ था, 1893 में। और ये डेवलप जो किया था वो किसने किया था, लेबनिज ने। लेबनिज बोल देते हैं या लेबनिज बोल देते हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, लेबनिज ने इसे डेवलप किया था, LEIBNITZ, लेबनिज ने इसे डेवलप किया था। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर नोटेशन एंड सिंबल की यहाँ पर हम बात करेंगे। क्या इसका नोटेशन दिया, नोटेशन एंड सिंबल, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए किस तरह से यूज किया गया था और किस तरह से निकाला था। जैसे हमारे पास दो आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एक हमने ले ली a1x प्लस b1y, है ना, और प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी हमने ले ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, या c1 c2 को दूसरे साइड में आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या फिर इसे क्या कर सकते हैं, इसे आप होमोजीनियस के फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ये भी आप ले सकते हैं। तो चलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपने ये ले ली कि एक आपके पास a1x प्लस दूसरी b1y था, एक जीरो इक्वेशन हो गई। दूसरी आपके पास है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 हो गई, इक्वल टू 0 हो गई। अब इसके बाद में हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग क्या बात करते हैं, इक्वल टू, इक्वल टू। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ से एक को दूसरे साइड में ले जाएं तो यहाँ से y अपॉन एक्स भी निकाल सकते हैं या x अपॉन वाई भी निकाल सकते हैं, जो भी आप निकालना चाहें यहाँ से। तो यहाँ पर आपने ले लिया y अपॉन एक्स। यदि यहाँ से y अपॉन एक्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, भाई दूसरे साइड में हम इसे ट्रांसफर करेंगे, फिर x को ले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से y अपॉन एक्स यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा a1 अपॉन b1, और नेगेटिव में होगा ये a1 अपॉन क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप चाहें तो इसे आप रिजल्ट को फर्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ से जो आपका निकल के आएगा, यहाँ से भी y अपॉन एक्स निकल के आएगा, लेकिन ये क्या निकल के आएगा, माइनस a2 अपॉन b2 निकल के आएगा, ये दो। अब देखिए ये भी y अपॉन एक्स है, ये भी y अपॉन एक्स है ना। और दोनों के लिए जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए। y और x की वैल्यू दोनों को सॉल्यूशन निकाल के दोनों को सॉल्व किया जाता है, तो दोनों को इन्वॉल्व करेंगे हम। दोनों को इन्वॉल्व करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये वैल्यू दोनों कैसी हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लेना चाहें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से यदि हम लेना चाहें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2, ये लिख सकते हैं। और चाहे तो माइनस का सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ये a1 अपॉन b1 इक्वल टू लेना चाहें तो माइनस y अपॉन एक्स लिख दीजिए,
और इधर ये आपका हो जाएगा इक्वल टू A2 अपॉन V2। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल तो है ही है, एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमने ले लिया टेक B1 अपॉन A1 इक्वल टू, ये हमने ले लिया B2 अपॉन A2। इसे इधर ट्रांसफर करें, इसे ये सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A1 B2 और माइनस हो जाएगा B1 A2, या ये आपने ले लिया, चलिए पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। यहीं से और निकालें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 B2 और माइनस B1 A2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक ये रिजल्ट आपका निकल के आ रहा है, ये 0 निकल के आ रहा है। चलिए यहाँ से और भी आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो इसे क्या यूज कर देते हैं, यदि इस तरह से यहाँ पर देखिएगा ऐसा लग रहा है जैसे A1 पहले था, A1 ऐसे था, B2 यहाँ पर नीचे था और B1 इधर था, A2 ऐसे था। तो इसको एक सिंबल दे दिया गया और वो सिंबल दे दिया गया इस तरह से ये सिंबल दे दिया, यानी दोनों ओर से दो लाइन वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी। और इसमें से पहला जो आपने लिया ये A1 था, यहाँ पर ये B1 ले लिया और यहाँ पर A2 था, ये B2 ले लिया। ये आपके पास A1 B1 था, A2 B2 था, A1 B1 A2 B2 ऐसे कर दिया। फिर ऐसे किया, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू 0। इस तरह से जो ये मिला यही आपका क्या कहलाता है, ये कहने का मतलब यहाँ पर जो इन्होंने ये बनाया, ये जो जिसने दिया था फर्स्ट टाइम लेबनिज ने दिया, तो इसमें क्या दिया इन्होंने, इनको एलिमेंट्स को वही रो और कॉलम के फॉर्म में जो मैट्रिक्स में लगे हुए थे, रो और कॉलम के फॉर्म में। तो ये तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये थे, जिनमें एलिमेंट थे हॉरिजॉन्टल लाइन में, इनको रो बोला जाता है, और जो वर्टिकल लाइंस थी इनको क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। यानी जो ये आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस में ये एलिमेंट्स आपके क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। आइए यहाँ पर और हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट हमने लिया है, ये डिटर्मिनेंट ये A1 यहाँ पर लिया था, B1 लिया था, यहाँ पर लिया है A2 और यहाँ पर लिया है B2 और इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया। A1 अपॉन A1 A2 और B1 B2 ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें से जो ये है नीचे, ये हमने बताया कि C1 है आपके पास, इधर ये कॉलम, इसको अभी हम चलिए बाद में इसको वो दे देंगे। ऊपर जो इनको बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा, ऐसे वर्टिकल हैं तो इनको बोला जाता है कॉलम्स। ये होते हैं कॉलम्स, एक कॉलम आपके पास ये और एक कॉलम ये है। इसी तरह से ये हमारे पास है रोज। कौन कौन सी रोज है, एक हमारे पास ये रो है, यहाँ से जो इस पर चलेगी इस पर चलेगी, ये दोनों रोज हैं, और यहाँ पर ये और ये कॉलम थे, इनको ऐसे बोला जाता है। यानी ये वर्टिकल लाइन में लिया जाए तो इनको ऐसे कॉलम बोलेंगे। कॉलम के एलिमेंट A1 A2, ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट A1 A2 हो गया, सेकंड कॉलम के एलिमेंट B1 B2 हो गया। यदि इसे डिनोट करना चाहें तो पहले कॉलम को C1 से डिनोट कर दें, दूसरे को C2 से डिनोट कर दें, यानी कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट A1 A2 और सेकंड के B1 B2। ऐसे इसे डिनोट करना चाहें तो यहाँ से R1 से डिनोट कर दें, दूसरी रो को यहाँ पर किससे, R2 से डिनोट कर दें। इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें जितने रो होते हैं, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 का ये हो गया, यानी जितने रो हैं उतने ही हमारे क्या हैं, कॉलम है। तो डिटर्मिनेंट हो गया ये 2 क्रॉस 2 का। ये आपके पास क्या होता है, ये ऑर्डर बोला जाता है इसका। जैसे मैट्रिक्स में ऑर्डर लिया जाता था वैसे ही यहाँ पर भी हम इसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। यानी ये जो हमारा होगा, कौन सा ऑर्डर होगा, यहाँ से सेकंड ऑर्डर होगा। कौन सा ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। यानी इससे जो बोला जाता है वो कौन सा बोला जाता है, द्विकोटि भी आप कह सकते हैं इसको, यानी द्वितीय कोटि। सेकंड ऑर्डर का मतलब आपका हो जाएगा द्वितीय कोटि। ये द्वितीय कोटि। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, क्वांटिटीज हैं आपके पास, क्वांटिटीज ये A1 B1 A2 B2। तो A1 A2 B1 B2 ये क्या बोली जाती हैं, एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट बोले जाते हैं। आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स।
एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स बोले जाते हैं, डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट के ये क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। जो भी आपको ये डिटर्मिनेंट दिया है इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो देखेगा ऐसे तिरछा जो ये हमारे पास ये बनता है, ये हमारे पास ये जो ये एलिमेंट हो रहे हैं ये तिरछे कर दिया जाए ये, तो इसे बोला जाता है लीडिंग डायगोनल, इसे बोला जाता है लीडिंग डायगोनल। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे जो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये होता है लीडिंग डायगोनल। और क्या बोलते थे इसे, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते थे, और इसे बोलते थे प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता था। यानी यदि इसे हिंदी में हम लिखना चाहें तो हिंदी में इस लीडिंग डायगोनल को लिखा जाता है अग्रग विकर्ण बोला जाता है, अग्रग विकर्ण बोला जाता है, या इसे मुख्य विकर्ण भी बोला जाता है, अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण, ये ध्यान रखिएगा। इसको जो लीडिंग है इसको क्या बोला जाता है, अग्रग या मुख्य, हिंदी में मुख्य विकर्ण, अग्रग विकर्ण या मुख्य विकर्ण, ये भी आप इसे बोल देते हैं। अब आप यहां पर हम लोग बात करते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे डायगोनल में, सेकंड ऑर्डर का ये है, तो डायगोनल में एलिमेंट्स भी आपके कितने, 2 हैं। तो इस तरह से यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहां पर देखना चाहें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और किस में ले रहे हैं, पहले चलिए इसमें ले रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिटर्मिनेंट, इन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर है हमारे पास 2, तो ये होगा ऑर्डर, ऑर्डर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर देखिए 4 हो जाएगा, है ना, जितने रो होते हैं उतने इसमें कॉलम होते हैं, तो ये एक तरह से स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा यदि 2 ऑर्डर का है तो यहाँ पर इस तरह से इसका यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 2, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ये देखा आपने A1 B1 A2 B2। अब यहाँ पर हम इसके एलिमेंट्स को जो देखना चाहते हैं वो किसमें एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, अब प्रिंसिपल डायगोनल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर जितने ऑर्डर का होगा, जितने ऑर्डर का होगा, ठीक है, जो ऑर्डर का होगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। 2 ऑर्डर था तो इसका एलिमेंट्स कितना हो गए, डायगोनल में 2 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो नंबर ऑफ टर्म्स पर बात करेंगे। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आपकी क्या होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। अब जो डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट बच जाते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी आपके एलिमेंट्स शेष रह जाएंगे, इसमें बच जाएंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स, है ना, जो भी होंगे वो आपका कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 4 एलिमेंट्स थे, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 बच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 बच रहे हैं। तो चलिए नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर 2 को जो लिखा जाता है ये 2 लिखा जाता है, इसी 2 को हो जाएगा 2 फैक्टोरियल भी लिख दिया जाता है, और इससे ही आगे जो लिखा जाता है वो परम्यूटेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, और ये हो जाएगा 2 परम्यूटेशन 2, 2 परम्यूटेशन 2, और 2 परम्यूटेशन 2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो टोटल एलिमेंट्स होंगे उसमें से डायगोनल के एलिमेंट्स को घटा दिया जाएगा तो वही नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे। टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, उसमें से डायगोनल एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वही आपका क्या बचेगा, नंबर ऑफ टर्म्स बचेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 बच रहा था इसलिए हमने 2 यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर और लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिएगा नंबर ऑफ, ये टोटल टर्म्स लिखेंगे, जो भी टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स।
ये आप लिख करके आराम से इसे कर सकते हैं। तो ये तो हमारा जो हुआ है ये किस पर हुआ, सेकंड ऑर्डर पर बात हुई है। अब यदि यहाँ पर हम थर्ड ऑर्डर पर बात कर लें, यहाँ पर अब हम लोग क्या करें, थर्ड ऑर्डर पर बात कर लें, तब थर्ड ऑर्डर में क्या करेंगे, आइए एक सिस्टम ले लेते हैं हम लोग, थ्री जो है अननोन्स का, और थ्री सिस्टम्स ले लेते हैं, थ्री मतलब इक्वेशन लेंगे एक सिस्टम में। तो यहाँ पर हमने एक सिस्टम जो ले लिया, एक सिस्टम यहाँ पर हम ले रहे हैं, वो इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशंस हमने ले लिया, ये इक्वेशंस ले ली हमने, a1x प्लस b1y और प्लस c1z इक्वल टू 0। फिर दूसरा आपके पास इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। तीसरा हमने ले लिया a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन हमारे पास हो गई, ये तीन इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो क्या है, पहले इन दोनों में हम क्या करें, इन दोनों के लिए ले लीजिएगा, इन दोनों के लिए ले लीजिएगा। तो क्या करेंगे, यानी केवल हमारे पास दो इक्वेशन हो तो इसमें भी हम वर्ग गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो लगा देते हैं। यहां से क्या करेंगे, पहले अब आप देखिएगा यहाँ पर जो आपको करना है वो क्या करना है, पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स क्या हैं, y के कोफिशिएंट्स क्या हैं और z के कोफिशिएंट्स क्या हैं, इन पर तब हम करेंगे। तो पहले देखेंगे कि जो पहले यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा जो वेरिएबल है वो x x y y z z है। तो पहला वेरिएबल आपके पास x है तो x अपॉन कर लीजिए इक्वल टू, पहला पॉजिटिव रखेंगे, दूसरा फिर नेगेटिव रखेंगे, दूसरा माइनस कर लीजिए, ये y अपॉन हो जाएगा इक्वल टू, तीसरा आप क्या करेंगे z अपॉन कर लेंगे और z अपॉन कर लीजिए। देखिए क्या होगा, यहां पर देखिएगा यहां पर देखिएगा पहले x अपॉन कर रहे हैं तो x की ये बंद कर लेंगे, यहां से फिर करेंगे ये b2c3 जो वहां लिया है b2c3 और माइनस b3c2, ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा b2c3 और माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास b3c2, ये लेंगे। दूसरा फिर इसे बंद करते हैं हम, दूसरा इसे बंद करेंगे y वाले को, तो a2c3 यहाँ पर आप लेते हैं वो a2c3 और माइनस a2c3 और माइनस आपका हो जाएगा a3c2, a3c2 जो अभी आपने पीछे लिया था उसी तरह से। अब यहाँ z अपॉन करेंगे तो a2b3, ये हो जाएगा यहाँ से a2b3, a2b3 हो गया यहाँ से, और ये होगा a3b2 माइनस a3b2, ये हो गया, ये हो गया। अब यहां से हमको क्या करना है, यहां से जो ये वैल्यूज हैं ये हमें रेशियो मिलते हैं, इन दोनों इक्वेशन से जो मिलता है ये क्या मिलता है, रेशियो मिलता है। अब इस रेशियो को चूंकि x बाई जेड की वैल्यू इस रेशियो में होगी, तो इसी चीज को यदि हम यहाँ पर पहली वाली जो इक्वेशन बची थी इस इक्वेशन में से हम क्या कर दें, रख दें x बाई जेड की जगह पर, तब देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है। आइए फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पुटिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट, इसमें रख दिया, ये वैल्यू उठा करके इसमें रख दी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 हो जाएगा, और ये होगा b2c3 और माइनस हो जाएगा b3c2, ये हो गया। अब वहां पर आपका क्या होगा, यहाँ पर लेंगे तो ये माइनस b1 हो जाएगा, माइनस b1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास a2c3 और माइनस a3c2 हो गया, प्लस अब यहाँ पर आप c1 लेंगे और इसके बाद में हम z की वैल्यू करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a2b3 माइनस a3b2 और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम जो करेंगे, यहां पर देखिएगा जो हमको वैल्यू मिल रही है, यदि इसे हम लेना चाहें तो एक इसे हम बड़े डिटर्मिनेंट में यानी 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में इसे सजा सकते हैं। किस तरह से सजाएंगे, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहला जो ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है a1, ये पहला हमने एलिमेंट ले लिया है ना। अब यहाँ पर b2c3, तो यहाँ पर देखिए a1 ये लिया तो b2c3, यानी इस तरह से आप चल रहे थे, तो यहाँ पर तो हमने b2 ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, c3 ले लिया, ऐसे। अब यहाँ से करेंगे माइनस, ऐसे आता है माइनस, फिर यहाँ से शुरू करते हैं।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर या तो हम C2 रखें या B3 रखें, जो रखना चाहें वो रख लीजिएगा। चलिए B3 रख दिया तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ये हो गया। अब आपके पास क्या होगा, दूसरा क्या, माइनस के B1 है, तो पहला पॉजिटिव दूसरा यहाँ से नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आप जो लगाएंगे ये B1 आपका यहाँ होगा। अब B1 के लिए जब आप करेंगे, B1 के लिए करेंगे तो ये B1 के लिए अब आपको यहाँ 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 और यहाँ रखने होंगे। तो यहाँ पर B1 के लिए A2 C3, अब देखिएगा A2 हमें रखना है तो, और C3 यहाँ पर है, तो A2 फिर आपका कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, A3 C2 यहाँ पर है तो A3 बच रहा है, तो A3 आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। अब अगला C1 के लिए लेंगे तो C1 हो जाएगा और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे ये आपका रो 1 हो जाएगा, ये रो 2 हो जाएगा, ये रो 3 हो जाएगा, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो ये एलिमेंट्स हो रहे हैं ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर ये 3 क्रॉस 3 का हो रहा है, यहाँ पर जो होगा ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, लीडिंग डायगोनल बोला जाएगा ये। और इसके जो एलिमेंट्स हो जाएंगे A1 B1 C3, A1 B2 C3। तो 3 ऑर्डर के जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 3 हैं, है ना, 3 हैं। अब बचेंगे वो क्या होंगी, टर्म होंगी, 1 2 3 4 5 6 इसके पास क्या होंगे, टर्म्स होंगी। 6 ये आपके पास होगा वो क्या होगा, टर्म्स होगा। चलिए इसे लिख दीजिएगा, ये आपके पास क्या है, ये मुख्य विकर्ण है। यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, नहीं तो एक ही बात है, ये मुख्य विकर्ण हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसे हम बात करेंगे तो इसको जो लिखा जाता है वो A1 B2 C3 करके भी लिख दिया जाता है। जो लीडिंग डायगोनल है इसे यदि लिखा जाए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं A1 B2 C, सॉरी, इसमें चूंकि डायगोनल के फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें कॉमा नहीं लगता। अब हम समझ जाएंगे कि ये लीडिंग डायगोनल है, आपसे कह दिया जाएगा डायगोनल है तो आप समझ जाएंगे A1 B3 किसमें, लीडिंग डायगोनल में है। ये आप यहाँ पर ले लेते हैं, ये लीडिंग डायगोनल होता है, हमने इसके नीचे बताया था ये आपका सब डायगोनल होता है, और ऊपर वाला क्या बताया था, सुपर डायगोनल, है ना। ये होता है ये आपका लीडिंग डायगोनल। नीचे जो अब ये बचा है ये आपका क्या होगा, ये आपके पास होगा, ये होगा आपके पास सब डायगोनल बोला जाता है। ऊपर वाला जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, सुपर डायगोनल बोला जाता है। आगे चल करके बात करेंगे इस पर। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज होती हैं, यहाँ पर जो आप देखेंगे जो नंबर ऑफ रोज हैं यही आपका किसके बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, यही नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। और यही क्या होगा आपके पास, ऑर्डर होगा, यही क्या होगा आपका, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। यही जो आपका होता है ये ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ये होता है। अब देखिएगा यहाँ पर और हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जब और हम बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास इसका ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि यहाँ पर इसका भी लिखना चाहें तो लिख दीजिए, नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये भी 3 हैं। तो दैट इज, इसका मतलब ये इंप्लाइज करेंगे कि आपके पास जो ऑर्डर है इसका, वो ऑर्डर आपके पास कितना है, 3 है। ऑर्डर कितना है, 3 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। यदि यहाँ पर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं, ये होता है आपके पास ऑर्डर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, तो इस तरह से कितना हो गया, 9। गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ किसकी बात करेंगे, टर्म्स की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास वो कितनी है, 6 हो रही है, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स हो रही हैं। तो इसे हम परम्यूटेशन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा,
यानी इसे परम्यूटेशन 3 परम्यूटेशन आप 3 लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6। देख लीजिएगा 6 आपकी टर्म्स हो रही हैं, परम्यूटेशन के फॉर्म में ये आप लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने पहले देखा सेकंड ऑर्डर का, अब देखा थर्ड ऑर्डर का। जब हम nth ऑर्डर का देखते हैं तो nth ऑर्डर में क्या होगा उस पर भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आइए nth ऑर्डर के लिए भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। चलिए यहां पर हम ले रहे हैं फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर, nth ऑर्डर ले रहे हैं। nth ऑर्डर में हम क्या करेंगे, अब nth ऑर्डर में यदि आप लेना चाहें तो वही आप ले लीजिएगा, ये n टर्म्स तक आप लेके जाएंगे, और है ना n ही रो होंगे n ही कॉलम होंगे, तो A11 करके ही ले रहे हैं हम, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर ये ले लिया, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये हो जाएगा A1n, ये हो जाएगा आपके पास A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये हो जाएगा A2n, और इस तरह से ये हो जाएगा AN1 हो जाएगा, और इस तरह से ये हो जाएगा ANN। ये डिटर्मिनेंट हो गया, ये n क्रॉस n का होगा, ये डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होगा n क्रॉस n का होगा। इसमें यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, इसमें हम क्या बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो ऑर्डर कितना हो रहा है इसका n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे n स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पर ये n क्रॉस n का होगा, तो इस तरह से यहाँ से आप देखेंगे जो ऑर्डर हो रहा है आपके पास वो कितना हो रहा है, इसका nth ऑर्डर हो रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके पास होगा ये हो जाएगा n, ये परम्यूटेशन n लिख दें, या फिर आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, या आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। इसी तरह से यदि यहाँ पर आप और भी कुछ निकालना चाहें, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई आपकी, नंबर ऑफ ये हो गए, यहाँ पर कुछ और जैसे ऑर्डर भी आपको पता चल गया, और हमने पीछे क्या निकाला था, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ ये सब हो गया आपका, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स भी हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करते हैं कि यदि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट यदि हमको दे दिया है, और वो डिटर्मिनेंट दे दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इस तरह से दे दिया है, यानी रो के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं तो किस तरह से निकालेंगे ये ध्यान देना है। अब डिटर्मिनेंट जो हमें लेना है, हमें डिटर्मिनेंट लेना है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखना है। ठीक है, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर, चलिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। चलिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, और डिटर्मिनेंट जो ले रहे हैं हमने वो क्या ले लिया, ये ले लिया A1 B1 C1, और ये ले लिया A2 B2 C2, और ये ले लिया A3 B3 और C3, जिससे हमने पैटर्न से लिया था उसी पैटर्न को उल्टा करते चले जाएं। चलिए इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि इसमें आपका जो पैटर्न यूज होता है वो कौन सा पैटर्न यूज होगा। यहाँ पर पहला, ये देखिएगा पहला यहाँ पर लेते हैं, पहला है आपके पास A1 है, तो देखिएगा जब यहाँ पर जो चीज़ ली जाती है वो तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में भी आपकी ली जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर तीसरा पॉजिटिव फिर चौथा नेगेटिव, ऐसे लिया जाता है। हम आपको बताएंगे आगे चल करके ये -1 की पावर रो प्लस कॉलम के फॉर्म में लिया जाता है, -1 की पावर रो प्लस कॉलम। जैसे A1 हमने ले लिया, A1 के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 की पावर लेंगे, फिर हमारे पास क्या कौन सा रो है, ये पहला रो है पावर में, प्लस कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे जो ये है A1, ये यहाँ पर लिख देंगे आप। आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यही आपके माइनस कोफैक्टर्स इसके बारे में बात होगा, इसलिए हम माइनस कोफैक्टर के बारे में वहाँ बात करेंगे तभी इसे लिख लेंगे। अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, वहाँ पर लेंगे तब उसे समझ लेंगे। अभी फिलहाल में यहाँ पर हम लोग अपने तरीके से समझ लेते हैं। ये A1 हो गया। अब A1 के बाद में जो A1 जिस रो में आ रहा है, इस रो में तो इसके एलिमेंट को बंद कर दीजिए, इस कॉलम में आ रहा है तो इस कॉलम को बंद कर दीजिए, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो B2 C3 बचा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना B2 C3 B2 C3
B2C3 ऐसे B2C3 फिर ऐसे माइनस और फिर ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस B3C2, इस तरह से हो गया। अब दूसरा, अब A1 के लिए लिखा, अब B1 के लिए लिखेंगे, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर नेगेटिव, दूसरा पहला पॉजिटिव लिया था, दूसरा नेगेटिव लेंगे, ये हो जाएगा B1। अब B1 के साथ लिखने के लिए हम इसको, जो B1 है हमारा जिस कॉलम में, इस कॉलम में आ रहा है, इसे बंद कर दीजिए, इस रो को बंद कर दीजिए, ये बचेगा A2C3 माइनस A3C2 ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास A2C3 और माइनस ये हो जाएगा आपके पास A3C2, ये हो जाएगा प्लस, फिर तीसरा आपके पास है ये C1, इस तरह से लेंगे। अभी मैं समझा रहा हूं, अभी जो रो कॉलम वाला जो प्लस करके था उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी एक फॉर्म में जो चीज होनी चाहिए वो बता रहा हूं, जो आप अक्सर करते हैं। अभी इसके अलावा और क्या करेंगे वो भी बताऊंगा, यही चीज, क्योंकि ये आप करते हैं अक्सर, लेकिन यहां से क्या रिजल्ट और निकल सकते हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया C1 के लिए करेंगे तो A2B3 हो जाएगा, यहां से A2B3 जी, ये हो जाएगा आपके पास A2B3 और माइनस हो जाएगा A3B2, माइनस हो जाएगा A3B2, ये हो गया। अब देखिए इसे ब्रेक करना चाहें तो इसमें से जो पॉजिटिव टर्म्स हैं, जितनी पॉजिटिव टर्म्स हैं, चूंकि A1 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, B1 का भी होगा, C1 का भी होगा, अब इसके अंदर जितनी भी पॉजिटिव टर्म्स में उनको एक साथ कर दीजिए और नेगेटिव टर्म को आप एक साथ कर दीजिए। तो ये हो जाएगा यहां से आपके पास A1B2C3 हो गया। अब ये देखिएगा यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस B1 और ये होगा A3C2 हो गया, और यहाँ से प्लस वाला ये आएगा C1A2B3 हो गया। अब नेगेटिव वाली टर्म्स लिख दीजिए तो A1B3C2 हो जाएगा, A1B3C2 हो जाएगा, माइनस यहाँ से ये पहला ये हो जाएगा आपके पास ये B1A2C3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस C1A3 और ये आपके क्या हो जाएगा B2, ये हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, अब हम यहां पर बात करेंगे कि इसको किस तरह से और हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी आएंगे पूरा कैसे जो होगा, मैं अभी यहाँ एक ट्रिकी अप्रोच के तरीके से अभी बता रहा हूँ कि इसे सॉल्व करने का आप क्या प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे चलेंगे तो डिटर्मिनेंट के बारे में, है ना, कोफैक्टर्स, माइनर्स, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ, क्योंकि कोफैक्टर्स क्या है, माइनर्स क्या है, सबके बारे में बात करेंगे, वो अगले पेज पर बात करेंगे। अभी यहाँ पर प्लेस थोड़ा सा बचा था, इसलिए हमने कहा यहीं पर इसे कर लिया जाए। देखिए क्या करेंगे, यही चीज A1B2C3 हो रहा है, तो पहले तो आपके पास डिटर्मिनेंट है, क्योंकि वैसे बंद करना वो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं वो चीज बता रहा हूं जहां गलती होने के चांसेस नहीं हो जाएंगे, चीज वही रहेगी। तो ये आपके पास जो डिटर्मिनेंट है, वो डिटर्मिनेंट आपने क्या लिया था, A1B1C1, ये ले लिया है आपने, A1B1C1 ये लिया था, और ये है आपके पास A2 और B2C2, और ये है आपके पास A3B3 और C3, ये डिटर्मिनेंट आपने लिया है। अब यहाँ करना क्या है, पहला आपके पास क्या है A1B2C3, तो A1B2C3 आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ये इसमें मिल रहा है, तो इसमें ले लीजिए A1B2C3, फिर B1A3C2, B1A3C2। अब देखिएगा यहाँ से B1C2 ये A3 और मिल जाए, तो आगे हम इसको बढ़ा दें, ये वाला एलिमेंट इधर कर दें, तो ये आपने A3 इधर कर दिया। इसी तरह से A1 को आप इधर कर देंगे, A1 ये, और इधर क्या करेंगे, C1 जो है इसे आप इधर कर दीजिए और C3 को आप इधर कर दीजिए। अब आपको कैलकुलेशन में बड़ी आसानी हो जाएगी। 3 नंबर्स का जो डिटर्मिनेंट है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, अब आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे बिना गलती के। देखिए क्या होगा, पहले आपको क्या करना है, पहले जो ये आपके पास हो रहा है देखिएगा, ये आपने चले यहां से आप ये चल रहे हैं, ये तो ये ले लिया, तो ये हो जाएगा A1B3C3, ये हो गया A1B2C3 हो गया। अब दूसरा यदि चलना चाहें तो देखिए आप यहीं से ऐसे नेगेटिव ऐसे भी चल सकते हैं, माइनस वाला यहीं से लेना चाहें, माइनस वाला तो ऐसे ले सकते हैं, जैसे यहां लिए तो इसके नजदीक से ये मिल रहा है आपको, तो आप ये मिल सकते हैं यहां से B3C2A1, तो B3C2A1 वाला है इसमें कोई, B3C2A1 ये वाला देखिए मिल रहा है, तो एक नेगेटिव आप यहां से भी चल सकते हैं, क्लियर।
दोनों चीज बता रहा हूं मैं। पॉजिटिव लेना चाहें तो पॉजिटिव ये ले लिया प्लस ये ले लिया प्लस ये ले लिया, एक ये कर सकते हैं। चलिए आगे बता दूंगा, अभी मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, पॉजिटिव ये ले लिया, अब ये इसमें मिल रहा है, इस तरह से ले लीजिए डायगोनली के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा प्लस C1A2B3 हो जाएगा। अब एक डायगोनल आपका देखिए यहाँ पर ये इस तरह से बन रहा है, तो प्लस ये B1C2A3 इस तरह से हो जाएगा। अब माइनस, अब हम माइनस में लेंगे, माइनस में कौन से लेंगे, जितने भी ये अपोजिट चलेंगे ये माइनस में, तो पहले अब देखिएगा ये अपोजिट डायगोनल्स में जो बन रहा है ये हो जाएगा A3B2C1 हो जाएगा, और प्लस अब यहाँ से ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास A1C2B3 हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ पर ये बन रहा है, ये हो जाएगा आपके पास B1A2 और C3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। दूसरा मैं आपसे कह रहा था कि दूसरा यदि से आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक तरीका मैं ये बता रहा था, मैंने आपसे कहा कि पहले आपने जो लिया, पहले आप डायगोनल ऐसे लेते ना इस तरह से, तो ये हो गया आपके पास A1B2C3। चाहे तो आप ये प्रोसेस अपना लीजिए, गलती ना हो कुल मिला करके, तो एक ये प्रोसेस आप अपना सकते हैं, चाहे तो इसको भी अपना सकते हैं। यहां से आप लेंगे तो A1B2C3 और यहां से इसके बगल में ये पड़ रहा है तो माइनस, ये हो जाएगा B3C2A1, ये पहला ये ले लिया। अब दूसरा आपके पास ये डायगोनल बन रहा है, तो ये डायगोनल लिया आपने, ये प्लस ये कितना हो जाएगा C1A2B3 माइनस, अब माइनस ऐसे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस A3B2C3 इस तरह से। अब तीसरे पर आ जाइए, ये आपका हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा B1C2A3 अब माइनस, अब यहां से आप चलेंगे माइनस, तो माइनस आपके पास कौन सा हो जाएगा ये। अब यहां से देखिएगा, एक आपने ये पहले आपने इसके लिए लिख लिया, इसके लिए भी लिख लिया, अब ये आपने यहां से लेंगे और यहां से चलेंगे अब, है ना। और यहां से जब हम बात करेंगे ये A3, अब यहां पर एक चीज और आपकी बच रही है, ये हमें यहां पर ये लगाना पड़ेगा, एक टर्म इसमें बच रही है भाई, जैसे यहाँ पर ये C3 ये यहाँ पर आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक B1 हमें और आगे लगाना पड़ेगा, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाने पड़ेगा, है ना। बल्कि आप जो पहले वाला ऐसे किया है वही कर लीजिएगा बस, जैसे ये हुआ, इधर से आपके पास मल्टीप्लाई में ये हो रहा था, यहाँ से ये हो रहा था, ठीक है, ऐसे ही कर लीजिएगा, वो ज़्यादा ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे आगे, अब हम इसके डिटर्मिनेंट पर और बात करते हैं, कौन सा यहाँ पर आपका कोफैक्टर होता है, कौन सा माइनस होता है, उसके बारे में बात करते हैं और यहाँ से वैल्यूज निकाल के रखते हैं। तो देखिए क्या वैल्यूज निकाल के रखते हैं, यही चीज़ें हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था, ये डिटर्मिनेंट हमने लिया है, और ये लिया हमने यहाँ पर A1 लिया है, यहाँ पर B1 लिया है, यहाँ पर C1 लिया है, यहाँ पर आपने A2 लिया है, यहाँ B2 लिया है, यहाँ पर आपने C2 लिया है। अब यहाँ पर आपने ले लिया A3, यहाँ पर ले लिया B3 और यहाँ पर ले लिया C3। अब इसकी हम बात करते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, पहले यहाँ पर हम A1 लिखते हैं, यहाँ पर पहले क्या होगा A1 होगा, A1 के बाद में जिस रो में जिस कॉलम में हो रहा है इन दोनों को छोड़ देंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, तो B2 C2, ये जो बच रहा है B2 और ये C2, और यहाँ पर ये होगा आपके पास B3 और ये हो जाएगा C3, ये कर दिया। दूसरा आप क्या लेते हैं, दूसरा आपकी जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, नेगेटिव में आती है। दूसरी वैल्यू आती है वो क्या आती है, नेगेटिव में आती है। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। आप ये कहाँ से निकाल लेते, जो सॉल्यूशन किया था वहां से, तो आपने ये B1 यहाँ से इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर जो बचेगा A2, ये बच रहा है आपके पास A2 A3 और ये हो जाएगा C2 C3, ये हो गया। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, अगला जो आता है ये C1, और ये आपके पास जो ये लिख रहे हैं वो कैलकुलेशन, जो आप P3 के लिए जो कैलकुलेशन आपने निकाली थी पहले x और y की वैल्यू निकाल करके, उसी फॉर्म में हम इसे ले जाना चाह रहे हैं, उसी तरीके से ले जाना चाह रहे हैं जिससे एक सब चीजें वो निकल जाए, यानी हम कह सकते हैं कि उल्टे चल रहे हैं। जैसे C1 के लिए आपका क्या हो जाएगा, A2 A3 है, यहाँ पर A2 A3 हो गया, और ये आपके पास हो जाएगा B2 और B2 B3, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा जो ये वैल्यू बोली जाती है,
ये बोली जाती है, ये बोली जाती है माइनर ऑफ A1। ये बोला जाता है माइनर ऑफ A1, यानी A1 का उपसारणिक। ये A1 का उपसारणिक, ये उपसारणिक बोला जाता है। माइनर का मतलब क्या हो गया? उपसारणिक। A1 का उपसारणिक। इसी तरह से जो दूसरा होगा वो क्या होगा? माइनर ऑफ B1 होगा। ये जो है ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा माइनर ऑफ B1। और इसी तरह से यहाँ पर इसकी हम बात करेंगे तो ये आपका होगा माइनर ऑफ C1, यानी ये माइनर ऑफ A1, माइनर ऑफ B1 और माइनर ऑफ आपका क्या हो जाता है? C1 हो जाता है। ये लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो कोफैक्टर्स की भी बात करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग जो बात करेंगे वो कोफैक्टर्स की बात करेंगे। वैसे आप देखेंगे तो पहले यहाँ पर जो आपका है ये पहला पॉजिटिव लिया जाता है, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पर जो लिया जाता है ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिया जाएगा, फिर ये पॉजिटिव लिया जाएगा। यहाँ माइनस है तो ये प्लस लिया जाएगा और ये आपका नेगेटिव लिया जाएगा। ये पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस और ये प्लस। अब यहाँ से आप रिजल्ट देखिएगा, यहाँ पॉजिटिव लेना है तो यहाँ के लिए यदि हम -1 की पावर यहाँ पर हम 1 + 1 कर दें तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस होगा। यहाँ पर हम -1 की पावर, ये कौन सा है? रो पहली है, कॉलम दूसरा है, -3 हो गई तो ये नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा -1 की पावर पहली रो है, तीसरा कॉलम है, अब 4 हो जाएगी पावर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके लिए यहाँ पर लेना चाहें, इसके लिए लेना चाहें तो -1 की पावर यहाँ पर क्या है आपका? देखिएगा पहला तो ये दूसरा रो है और पहला कॉलम है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी, -1 आएगी। इसके लिए लेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इन चीजों को आप आराम से रख सकते हैं। और जो ये चीज बोली जाती है, ये क्या बोली जाती है? ये आपके जो बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं कोफैक्टर्स, यानी सहगुणनखंड। ये क्या बोले जाते हैं? कोफैक्टर्स बोले जाते हैं, सहगुणनखंड। तो आइए यहाँ पर हम कोफैक्टर्स पर बात कर लेते हैं कि कोफैक्टर्स क्या हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कोफैक्टर्स क्या हैं। इनको हिंदी में बोला जाता है सहगुणनखंड। इनको हिंदी में बोला जाता है सहगुणनखंड। देखिए कोफैक्टर्स आपके क्या होते हैं? कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट के जो डिटर्मिनेंट होता है उसके एलिमेंट के होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये कोफैक्टर, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए तो मैं फिर बता देता हूँ। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। कोई हमने डिटर्मिनेंट लिया, उसके किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है? इज द माइनर, इज द माइनर होता है, माइनर, ये माइनर होता है। और किसके साथ होगा? देखिए एक प्रॉपर ये कंडीशन होल्ड हो रही थी, इसके साथ में होगा माइनर विथ प्रॉपर साइन, विथ प्रॉपर साइन। और जो प्रॉपर साइन होता है वो आपका क्या है? ये होगा -1 की पावर r + c, यानी r का मतलब हो गया रो और c का मतलब हो गया कॉलम। r का मतलब हो गया रो और c का मतलब क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो विद प्रॉपर साइन ये होता है, इसको क्या बोला जाता है? कोफैक्टर्स बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा यहाँ पर एकदम कोई भी डिटर्मिनेंट लेते हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट ले लीजिए, 3×3 का ही कोई डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, फिर आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3×3 के डिटर्मिनेंट के लिए है ना हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिएगा दोनों मेथड्स को यूज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर चलिए कोई भी डिटर्मिनेंट ले लीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम डिटर्मिनेंट की 3×3 की वो ले रहे हैं। चलिए हमने यहाँ पर ले लिया, एक डिटर्मिनेंट ले लिया, 1 2 5 ले लिया, 7 8 3 ले लिया और -1 2, और यहाँ पर लेना चाहें तो चलिए हमने क्या ले लें? 4 ले लेना है। चलिए ये ले लिया। इसके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। इसके डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो पहला तो आपका वही हो जाएगा, पहला तो आपके पास यही होगा, आप 1 लेंगे, 1 लेने के बाद में ये हो जाएगा 8 × 4, 8 × 4 -2 × 3, ये आप करेंगे। फिर आप यहाँ पर लेंगे दूसरा -2 होगा, -2 के बाद में 7 × 4,
तो ये आपके पास 7 इंटू 4 और ये हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस, फिर आपके पास यहाँ पर 5 होगा, और 5 के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 8, ये हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लें तो यहाँ पर होता क्या है कि अक्सर गलती होने के चांसेस बन जाते हैं, कहीं प्लस हो जाए कहीं माइनस हो जाए, वो दिक्कत हो जाती है और एक साथ नहीं आप लिख पाते। अब हम एक साथ लिखने का प्रोसेस बता रहे हैं जो सीधा सीधा आप लिख लेंगे। ये आपके पास क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ये 7 हो गया, 8 है, 3 है, माइनस 1 है, 2 है, 4 है। अब ये डिटर्मिनेंट आप ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, 1 इधर लगाया, 5 इधर लगा दिया और 4 इधर लगा दिया, माइनस 1 इधर लगा दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, 1 का गुणा 8 के साथ में, 8 चौका 32, 32 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लिया आपने, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये माइनस के 6 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, ये पॉजिटिव हो गया। अब माइनस में लेना है आपको, अब क्या लेना है, अब जो वैल्यू लेनी है वो किस में लेनी है, माइनस में लेनी है। तो माइनस में लेनी है, या तो ब्रैकेट लगा के कर लीजिए, नहीं तो टोटल माइनस लगाते चले जाइए। माइनस में करेंगे तो या ब्रैकेट ही लगा लीजिए, क्योंकि बाद में ओवरऑल आपको जो करना होगा वो क्या करना होगा, ओवरऑल जो आपको करना है वो जोड़ना पड़ेगा माइनस वाली ही। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक आपके पास कौन सा है, एक तो आपके पास देखिएगा, ये एक तो डायगोनल आपका ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, यहाँ सीधा सा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 7 56, यानी 56 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी ये माइनस के 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6, ये आपके पास प्लस के 6 हो जाएगा। यहाँ से अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। भाई 32 में से आपका 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 32 में से 6 घटा दीजिए, यहाँ 26 बचेगा, तो ये हो जाएगा 96 माइनस। अब यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर ये देखेगा 16, 16 में 6 और जोड़ दीजिए, 16 में आप 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और इक्वल टू ओवरऑल यदि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4, और ये हो जाएगा आपके पास 7, 74 आएगा। ऐसे निकालेंगे तब भी 74 ही आना चाहिए, ठीक है। इसे आप चाहें तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं और बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं अच्छे से सॉल्व करके। ये हमने देखा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट की, यानी हमारे पास एक से अधिक डिटर्मिनेंट्स हैं तो उनका हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो डिटर्मिनेंट है तो इसके प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करें कि क्या होगा प्रोडक्ट। आइए प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट पर हम लोग बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं ये बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसका प्रोडक्ट उसी तरह से है जैसे आपने वहां मैट्रिक्स में पढ़ा था, प्रोडक्ट भी इसका उसी तरह से है। यदि हमने यहाँ पर मान लिया कि इफ, यदि हमने मान लिया कि पहला डिटर्मिनेंट है हमारे पास, इसे हमने डेल्टा 1 से डिनोट कर दिया और इसे हमने कर दिया A1 B1 C1, इसे हमने कर दिया A1 B1 C1 ये कर दिया, और ये A2 B2 C2 किया, और यहाँ पर हमने किया A3 B3 और ये हो गया C3। चलिए ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हमने डिटर्मिनेंट और ले लिया, एंड दूसरा डिटर्मिनेंट ले लिया डेल्टा 2, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये चलिए हमने ले लिया यहाँ पर X1 Y1 Z1 ले लिया, और ये ले लिया X2 Y2 Z2 ले लिया, और ये हो जाएगा X3 Y3 Z3 ले लिया, ये डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इनका जो प्रोडक्ट करना है आपको, ये डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 करना है। तो यहाँ पर करते समय क्या करिएगा, एक तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट आपको लगाना ही लगाना है, डिटर्मिनेंट लगाना ही लगाना है। देखिए वैसे यदि करेंगे तो गलती हो जाएगी, मैं चांस आपको बता रहा हूँ। इसका जो रो वाइज है, रो वाइज लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये होगा A1 B1 C1 लिख लीजिए, दूसरा रो हो रहा है, ये हो रहा है इसका A2 B2 C2 हो रहा है, तीसरा रो हो रहा है आपके पास, ये हो रहा है A3 B3 और C3 हो रहा है, ये लिख लीजिए। दूसरा यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, ये अब यहाँ पर जो ये कॉलम है इसको भी रो वाइज कर दीजिए, ये दूसरे वाले को X1 यहाँ पर करेंगे X1 X2 और ये हो जाएगा आपके पास X3। अब यहाँ पर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा Y1 और Y2 और ये Y3 हो जाएगा, और लास्ट वाला ये करेंगे तो ये हो जाएगा Z1 और Z2, ये हो जाएगा Z3 हो जाएगा। ये आपके पास होता है।
आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने क्या करेंगे, पहले का एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे का, तीसरे का तीसरे से, ऐसे करते चले जाइए। अब इसका इसका करेंगे तो यहाँ पर एलिमेंट मिलेगा, इसका इसका करेंगे तो यहाँ मिलेगा। इन दोनों के नीचे देख लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a1x1 प्लस b1x2 और प्लस c1x3 ये हो जाएगा। यदि इसका हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a2x1 और प्लस b2x2 और प्लस c2x3 हो जाएगा। यहाँ पर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a3x1 प्लस b3x2 और ये हो जाएगा प्लस c3x3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a1y1 और प्लस और ये हो जाएगा आपके पास b1y2 और प्लस ये हो जाएगा c1y3। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास होगा a2y1 प्लस b2y2 और प्लस c2y3 ये हो जाएगा। ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a3y1 प्लस b3y2 और प्लस c3y3 हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a1z1 प्लस a2z2 और प्लस हो जाएगा a3z3। इसी तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे तो a2 यहाँ से हो जाएगा आपके पास z1, वो सॉरी गलती हो गया, a1 यहाँ पर b1 होगा आपका, है ना, ये a1 b1 और यहाँ पर होगा c1। यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये a1 b1 c1 है भाई, मिस्टेक हो गया वो, ठीक है, सही कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका a2 b2 c2 है, यहाँ पर ये है तो ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा z2 प्लस हो जाएगा c2 z3। यहाँ पर करेंगे तो a3 यहाँ पर आपका हो जाएगा a3 z1 और प्लस b3 और ये हो जाएगा z2 और प्लस c3 और ये हो जाएगा z3। ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इस तरह से आप इनके दो यदि हमको डिटर्मिनेंट्स दे दिए हैं तो उनका ये आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, है ना। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करेंगे कि किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा होगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट एग्जाम्पल्स इनके हम ले लेंगे, कल ले लेंगे, नहीं कहिए तो अभी ले लेते हैं कोई भी दो एग्जाम्पल। वैसे मैंने जो प्रोसेस बताया वही चीज़ उसमें अपनाऊंगा, जब भी आपका आएगा वही अपनाऊंगा डिटर्मिनेंट का लेने के लिए। तो मैंने बड़ा बता दिया तो छोटा लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है मुझे लग रहा है। यदि आप कहें तो एक एग्जाम्पल चलिए मैं ले भी लेता हूँ, यदि आप कहते हैं तो मैं एक दो एग्जाम्पल ले भी लेता हूँ। चलिए आइए एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, तब उसके बाद आगे कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पर कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पर हमने मान लिया कि एक हमारे पास जो डिटर्मिनेंट कोई भी हमने ले लिया कि डेल्टा 1 से हमने डिनोट कर दिया, और यहाँ पर हमने ले लिया 1 5 6 2 - 2 4 और 1 0 8, ये ले लिया एक डिटर्मिनेंट। दूसरा डिटर्मिनेंट हमने ले लिया डेल्टा 2, और डेल्टा 2 डिटर्मिनेंट में हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा -1 3 4 और 2 1 -6 और 2 5 और यहाँ पर हमने लिख दिया 3, ये लिख दिया। चलिए इन दो डिटर्मिनेंट्स का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 इक्वल टू, हमने आपको बताया था कि यदि गलती से बचना है तो आपको वही चीज़ अपनानी है। ये 1 5 6 यहाँ पर लिख दीजिएगा, 2 - 2 4 लिख दीजिएगा। ये लिखने में जो टाइम लग रहा है हो सकता है कि आपको लगे कि यार गलत लिख जा रहे हैं, है ना, लेकिन ये टाइम बचाएगा, कैलकुलेशन सही करेगा, और उस तरह से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इस तरह से लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये -1 2 2 हो जाएगा, ये 3 1 5 हो जाएगा, और ये 4 - 6 3 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट आपका सामने आराम से आ सकता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 और ये देखिएगा -1 हो जाएगा, प्लस के 10 हो जाएगा, प्लस के 12, 10 और 12 पॉजिटिव, ये 22 हो जाएंगे, 1 होगा 21 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 2 1 2 नेगेटिव हो गया, माइनस के 4 भी नेगेटिव है तो -6 नेगेटिव, 4 दूनी 8, 8 पॉजिटिव है तो 2 आपका आ गया। ये 1 -1 हो जाएगा, ये 0 होगा 16, तो ये आपका 15 हो गया। देखिए कितना जल्दी निकला जा रहा है। वैसे करेंगे
दोनों को लगा करके तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में गलती होने के चांसेस भी हो जाते हैं, है ना, किसी की बजाय कुछ हो जाता है, ऐसे लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो गया तो 3 हो गया, 3 और 5 का 1 से होगा तो 5, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 6 पंजे 30, ये 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यहाँ से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, माइनस के 2 हो गया तो यहाँ से 4 बचा और 5 चौक 20, ये हो गया 24। इस तरह से यहाँ से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, 0, 8 5 40, 43 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और -30, तो ये माइनस के 26 और 6 18, 18 उसमें से कर दीजिए तो माइनस के कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ से करेंगे ये 8 दूनी 16 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो गया तो ये 28 हो गया, और 28 में 12 फिर जोड़ दीजिए, 28 में 12 जोड़ेंगे तो फिर 40 हो गया। अब यहाँ से 1 का ये 0, ये 1 का 4 हो जाएगा, ये 0 8 या 24, ये भी क्या हो गया 28 हो गया। इस तरह से बड़े आराम से इजीली वे में आप डिटर्मिनेंट 3 का निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे, वो बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन पर और एरिया ऑफ ट्रायंगल पर, इन सब पर बात करेंगे। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।